फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। तो लेकर आ गई हूँ एक और नई वीडियो जिसमें कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, एक्चुअली समझाने वाली हूँ, जो कि आपकी थंबनेल से भी आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश 202 इस पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, यानी कि इसके सॉल्यूशन के बेस्ट ट्रिक्स एंड जो आपके टिप्स हैं वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मैं सारे पेपर को आपको फुल्ली सॉल्व पेपर आपको दिखाऊंगी जो मैंने खुद से सॉल्व किया है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको खुद समझाऊंगी कि कैसे आप जो है पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो आपको पता होगा ये 10th वाले बच्चों के लिए है और 10th वाले बच्चों का जो इंग्लिश का पेपर है वो कल है। तो इस वजह से बच्चों के मन में बहुत डाउट्स होंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, किस तरीके से करना है। बहुत आसान है इसको करना, और वो आसान तरीका भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। एकदम रामबाण कह सकते हैं आप, वो क्लास ये होने वाली है। तो प्लीज क्लास को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं तो आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो छूट सकते हैं। तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को आप समझते जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक क्वेश्चन पेपर है जो कि मैंने आपका पिछले साल का लिया हुआ है। इसी को हम सॉल्व करके देखेंगे और सेम पैटर्न रहेगा। फॉर्मेट जो रहेगा ना आपके क्वेश्चन पेपर का वो सेम रहेगा, तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। सभी क्वेश्चंस एक तरीके से सेम तरीके से ही आएंगे। इसमें रहते हैं आपके ए बी सी और डी, 4 सेक्शंस रहेंगे। सेक्शंस में आपके डिवाइडेड होते हैं ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के, ठीक है। तो इसमें ए सेक्शन क्या रहता है, ये रहता है ई रीडिंग सेक्शन, यानी कि इसमें आप खुद से रीड करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे पैसेज में से। बी सेक्शन आपका रहेगा राइटिंग सेक्शन, जो मैंने पूरी तरह सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। सी सेक्शन आपका होता है ग्रामर सेक्शन, जो मैं आपको समझाऊंगी कैसे आपको सॉल्व करना है। और जो डी सेक्शन है वो है आपका बुक में से, यानी बुक वाला लिटरेचर पार्ट, ठीक है, यानी आपके जो चैप्टर वाले क्वेश्चन होते हैं वो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। ये आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और 8 प्रिंटेड पेजेस होंगे। इसमें यहाँ पे आपको जो रोल नंबर है वो अपना फिल करना है, कोड नंबर जो आपको अपनी आंसर शीट पे लिखना है, और ये आपका सेट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट और डे ऑफ एग्जामिनेशन आएगा। यहाँ पर दो आपके जो इन्विजिलेटर्स होंगे, यानी आपके जो टीचर्स होंगे, उनके साइन आएंगे, वो आप करवा सकते हैं। उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, रोल नंबर आपको पहले पेज पे दिया जाता है, वो आपको क्वेश्चन पेपर पे जरूर लिखना है। इसके बाद अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छी तरह वेरीफाई कर लेना है। ए बी सी और डी 4 पार्ट्स देंगे, सारे मैंने आपको चीजें समझा दी। और हाँ, ये जो आपका जो कोड नंबर होता है वो भी आपको अपनी आंसर बुक पे साफ साफ लिखना है। चलिए, तो ये आपका मेन पेपर आ गया इंग्लिश 202। इसको 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं जैसे मैसेज राइटिंग वगैरह है, लेटर राइटिंग है, ये सारे आपके भी पेपर में आते हैं इंग्लिश के, तो आप भी देख लीजिएगा। टाइम आपका 3 घंटे का है। अच्छा, मैंने इंग्लिश का पेपर पहले भी समझाया हुआ है, लेकिन बच्चों के मन में फिर भी डाउट था, तो आज हम पूरा अच्छे से देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो इसलिए वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी हेल्पफुल वीडियोस हम लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपके 100 नंबर है, ठीक है। 100 नंबर का पूरा पेपर रहने वाला है। अच्छा, तो अब आ गया आपका, ये हमने बता दिया कि 4 सेक्शन में है, ए बी सी और डी। यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमारे लिए कंपल्सरी हैं। सेक्शन ए जो है रीडिंग वाला, वो है आपका टोटल 15 नंबर का, यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये और सेकंड क्वेश्चन भी आपका पैसेज ही होगा। उसमें से आपको, यानी कि ये जो पूरा पैसेज दिया हुआ है ना, इसको पढ़ना है पहले तो। इसको पढ़ने के बाद अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, इसी में से पैसेज में से मिल जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के ये जो रीडिंग सेक्शन है ये पूरा आपको 15 नंबर का है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि पहले ये क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताऊंगी, देखिए क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले पैसेज को पढ़ने लग जाते हैं। आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। आप कुछ बच्चे तो अपना सोच रहे होंगे कि पैसेज क्यों नहीं पढ़ना, पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आप ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उनको पहले पढ़ लीजिएगा। देखिए, इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा हमें पैसेज में ढूंढना क्या है। तो क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो पैसेज इज अबाउट, ये हमारा क्वेश्चन है नंबर 1, ये 1 मार्क्स का है। द पैसेज इज अबाउट, यानी कि ये पैसेज किस बारे में है। द मेल डोमिनेशन ऑफ द वुमेन, यानी कि जो आदमी है मेल डोमिनेट करते हैं वुमेन को, उस बारे में है। वुमेन प्लेइंग मेल रोल्स, या फिर जो औरतें हैं
वो भी आदमियों की तरह आदमियों के काम कर रही हैं। फीमेल सुपीरियोरिटी यानी कि औरतों को ज्यादा बढ़ाकर दिखाया गया है, या फिर अग्रेसिव बिहेवियर ऑफ वुमेन यानी कि औरतों का जो उदारवादी बिहेवियर होता है वो। तो अब आगे हम एक बार पैसेज पढ़ के देखते हैं। अब हमें क्या ढूंढना है कि ये पैसेज किस बारे में है, हमें पता चल गया। तो सम ऑफ द मोस्ट सुपरफिशियल लेवल यानी कि सुपरफिशियल लेवल पर अगर हम देखें तो रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल आर इंक्रीजिंगली मर्ज्ड इन द मॉडर्न हाउसहोल्ड, यानी कि जो मेल है और जो फीमेल है उन दोनों के काम आजकल मर्ज होते जा रहे हैं। मर्ज का मतलब है औरतों के काम आदमी करते हैं, आदमियों के काम औरतें कर लेती हैं आजकल। इस मॉडर्न हाउस होल्ड में द मॉडर्न मैन इज नाउ फाउंड एज नेवर बिफोर एज अ सब्सटीट्यूट फॉर वाइफ एंड मदर, यानी कि पहले क्या होता था, आदमी सिर्फ और सिर्फ बाहर का काम करते थे, औरतें घर का काम करती थी। लेकिन आजकल देखा जाता है कि आदमी अपनी पत्नियों की, अपनी माओ की मदद करवाती है। लुकिंग आफ्टर बेबीज यानी कि बच्चों की देखभाल भी वो लोग करवा लेते हैं। वॉशिंग डिशेस बर्तन वगैरह धुलवा देते हैं अपना, और कुकिंग मील्स यानी कि खाना भी वे लोग पका लेते हैं। परफॉर्मिंग अ होल सीरीज ऑफ व्हाट वंस वर कंसीडर्ड फीमेल ड्यूटीज, यानी कि सभी चीजें जो कि पहले जमाने में फीमेल की ड्यूटीज हुआ करती थी वो सारी चीजें आजकल मेल जो है वो करने लग गए हैं। The woman meanwhile takes over, making more and more of the big decisions, controlling them indirectly when she cannot do so directly, यानी कि अब क्या होगा, जब आदमी औरतों की मदद करवाते हैं तो औरतें क्या कर रही हैं, औरतें बाहर जाकर बड़े बड़े डिसीजंस जो है वो ले रही हैं, जिनको वो इनडायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती तो डायरेक्टली वो कर रही हैं। Outside the home, one sees a similar blurring or overlapping of functions. While men design dresses and brew up cosmetics, women become doctors, lawyers, bank cashiers and executive. यहाँ पर हमें बताया गया है कि घर से बाहर निकलकर जो आदमी है वो आजकल ड्रेसेस डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि आपने देखा मनीष मल्होत्रा का आपने नाम सुना है, वो क्या है, फैशन डिजाइनर है। पहले लोग मानते थे कि जो फैशन डिजाइनिंग है वो सिर्फ औरतों का काम है, सिलाई कढ़ाई करना, लेकिन आजकल आदमी भी वही कर रहे हैं। ब्रू अप कॉस्मेटिक्स, इसका मतलब आजकल आदमी ब्यूटिशियंस भी माने जो मिल जाते हैं हमें। विमेन जो है वो आजकल डॉक्टर्स बन रही हैं, लॉयर बन रही है, बैंक कैशियर्स बन रही है और एग्जीक्यूटिव बन रही है। तो अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पैसेज किस बारे में है, तो आप क्या लिखेंगे, द मेल डोमिनेशन ऑफ द वुमेन इस बारे में है। क्या मेल को यहाँ पे ज्यादा दिखाया गया है? नहीं, यहाँ पे वुमेन की भी बात हो रही है, तो ये तो आंसर नहीं है। इस तरीके से अगर आप कांटा लगा देंगे ना अपने क्वेश्चन पेपर पे तो आपको पता चल जाएगा से जो सही आंसर है वो क्या है। फीमेल सुपीरियोरिटी सिर्फ औरतों को बढ़ा के दिखाया गया है, ये भी आंसर नहीं है। अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया गया है वुमेन का, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, जो बचा हुआ है वो, यानी कि वुमेन जो है वो मेल का रोल निभा रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपका क्या है, द राइटर कंपेयर्स मॉडर्न वुमेन टू अ कंक्वेरिंग आर्मी बिकॉज, जो राइटर है वो मॉडर्न वुमेन को कंक्वेरिंग आर्मी यानी कि जो सभी काम कर ले ऐसी आर्मी से क्यों कंपेयर कर रही है। दे आर अग्रेसिव, नहीं ऐसा तो नहीं है। दे हैव जॉइंड द आर्मी नाउ, नहीं ऐसा भी नहीं है। दे हैव बिकम टीचर्स एंड डॉक्टर्स, हाँ वो टीचर्स और डॉक्टर्स बनी है, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत काम किए हैं, तो ये भी नहीं होगा। दे आर एक्सेप्टिंग ऑल जॉब्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वन मैन आर्मी वन वुमेन आर्मी क्यों बोला है राइटर ने, क्योंकि वो आजकल बाहर निकल के सारी जॉब्स कर रही हैं, चाहे टीचर की हो, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे लॉयर की हो। ऐसा थोड़ी ना कि टीचर और डॉक्टर ही बन रही है। यहाँ पर आपने पढ़ा कि वो लोग वुमेन जो है आजकल डॉक्टर, लॉयर, बैंक कैशियर्स, एग्जीक्यूटिव सब कुछ बन रही हैं। तो आपको क्या है, कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के जो पॉइंट्स है ये भी दिए जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और जो सही आंसर है उस पे आपको टिक करना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये आपका 2 नंबर का है। हमें इसमें क्या बताना है, 2 फेमिनाइन एक्टिविटीज बतानी है। फेमिनाइन का मतलब होता है जो औरतों की एक्टिविटीज है, औरतों के काम है वो बताने हैं, जो कि स्पेसिफिकली मेंशन है इस पैसेज में। अब वो जो काम है औरतों वाले वो क्या मेन जो है घर से बाहर निकलकर करते हैं, यानी कि जो पहले फेमिनाइन एक्टिविटीज मानी जाती थी वो अब आदमी बाहर निकल के कैसे कौन से काम करते। तो वो 2 काम बताने हैं, हमने अभी पढ़े थे ना 2 काम, डिजाइन करना ड्रेसेस को, यानी कि यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका मेन डिजाइन ड्रेसेस एंड ब्रू अप कॉस्मेटिक्स। तो ये आपका जो है थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख देना है।
उसके बाद आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन है नेम टू मस्क्यूलिन। मस्क्यूलिन का मतलब होता है आदमियों वाले रोल, ठीक है, आदमियों वाले काम जो कि अब औरतें बाहर निकलकर घर से कर रही हैं, वो क्या क्या है काम। तो आंसर हो जाएगा इसका, अभी आपने पढ़ा था, विमेन बिकम डॉक्टर्स, लॉयर्स, बैंक कैशियर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी वो जो है बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ आदमियों की मानी जाती थी। अच्छा, अब आंसर लिखते टाइम आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक आंसर शीट है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आपकी आंसर शीट इस तरीके की है। इस पे आप किस तरीके से आंसर करेंगे, आंसर करते टाइम आप सबसे पहले तो आपका जो सेक्शन ए है वो आप लिखेंगे, यानी यहाँ से आपने स्टार्ट किया सेक्शन ए है, और उसके बाद आपने इसको लिख दिया रीडिंग सेक्शन, ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर आपको आंसर करना है आंसर 1 पैसेज का, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आप लिखेंगे, सेकंड का आंसर क्या है वो लिखेंगे, थर्ड का आंसर फिर यहाँ से ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। और ये जो सेक्शन 1 रीडिंग है ये आपको लिखना है ब्लैक पेन से। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई करना है हमें वर्ड पैसेज में से जिसका मतलब सेम हो, हैजिंग और फिर ऑब्सक्योरिंग के बराबर हो। यानी ये हमें पैरा भी बता रहा है कि पैरा 2 में हमें मिलेगा। तो हेजिंग और ऑब्सक्योरिंग, हेजिंग का मतलब होता है कुछ भी छुपाना, ठीक है, कुछ भी छुपाना, या फिर ऑब्सक्योरिंग का भी सेम मीनिंग है। तो इसका हमें सेम मीनिंग निकालते हुए कुछ ऐसा वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो सेकंड पैरा कौन सा है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पैरा तो ये वाला है, सेकंड हमारा ये वाला है और थर्ड हमारा ये वाला है। तो हमें इस पैरा में ढूंढना है आउटसाइड द होम वन इज सिमिलर ब्लरिंग। ब्लरिंग का मतलब होता है कुछ भी ब्लर करना या फिर कुछ भी हमें अगर छुप के मिल रहा है तो छुपाना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ब्लरिंग। तो इस तरीके से आप जो है आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा है आइडेंटिफाई करना है हमें वर्ड पैसेज में से जो कि जिसका मतलब सेम हो, एक्टिंग विद फोर्स एंड डिटर्मिनेशन। तो ये आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, इस पैसेज में से। और बाकी मैं इसका लिंक भी आपको डाउनलोड करके जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और आप इसको सॉल्व करके खुद भी देख सकते हैं। अब देखिए जो सेकंड पैरा है, यानी कि आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपका सेम ऐसे ही है। आपको पहले तो पैसेज रीड करना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आपको आंसर करना है। तो ये पैसेज आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो ये रहे। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो है ये है पूरा आपका 7 नंबर के क्वेश्चन इस पैसेज के, यानी कि आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाता है 7 नंबर का, ठीक है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 8 नंबर का टोटल। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा। अब देखिए मैं आपको एक ही करके दिखाऊंगी इसमें, तो ताकि वीडियो थोड़ी लेंदी ना हो, और बाकी सभी आप जो है डाउनलोड करके कर सकते हैं। वन नीड्स टू बी ए एंड डैश टू गेट एडमिशन इन द न्यू म्यूजिक स्कूल। यानी कि एक इंसान को न्यू म्यूजिक स्कूल में एडमिशन पाने के लिए क्या होना चाहिए। चलिए तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। You know one place where you will not have to get 100% marks to get into। यानी कि क्या आप ऐसी जगह जानते हो जहाँ पे आपको 100% मार्क्स ही चाहिए उसमें एडमिशन पाने के लिए। तो दिस विल बी द न्यू म्यूजिक स्कूल बीइंग सेट अप बाय एन इंटरनेशनल स्टार। तो ये होंगे आपके न्यू म्यूजिक स्कूल्स जो कि इंटरनेशनल स्टार के द्वारा सेटअप किए जा रहे हैं, और इसमें सिर्फ एक क्वालिफिकेशन चाहिए स्टूडेंट को, वो होगी आपकी दे मस्ट बी पुअर। तो क्या होने चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए, पुअर। तो देखते हैं अगर पुअर का ऑप्शन आपका यहाँ पर है तो यस। तो यहाँ पर इंडियन, पुअर, म्यूजिक लवर और क्रिकेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुअर, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे वाले सभी आंसर्स करेंगे। यहाँ पर आपका जो है सेकंड से ये वाला आंसर है, आपको फिर ढूंढना है। उसके बाद आपका बी पार्ट भी आपको करना है इसमें, जिसमें आपको पैरा 5 में से इसका मीनिंग निकालना है, पैरा 3 में से इसका और पैरा 2 में से इसका। चलिए अब दिखा देती हूँ मैं आपको सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी जो कि है आपका राइटिंग सेक्शन। अब इसमें क्या है, इसमें आपको जो है टोटल बताया हुआ है कि ये 25 मार्क्स का है। अकेला सेक्शन राइटिंग सेक्शन ये 25 मार्क्स का है। देखिए राइटिंग सेक्शन इसका मतलब ये है कि इसमें सारी चीजें आपको लिखने वाली मिलेंगी, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होते हैं मैसेज वाले, या फिर आपके होंगे जर्नी के बारे में बताने के लिए, यानी कि लेटर का भी क्वेश्चन आता है इसमें,
लेटर आपका किसी भी तरीके का आ सकता है, इनफॉर्मल हो फॉर्मल हो। चलिए तो हम पहले थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको एक मैसेज लिखना है। इसमें क्या बोला गया है, यू आर शालीन, आप शालीन हैं और आप जो है रिसीव करती हैं फोन कॉल आपके ब्रदर के ऑफिस से। पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा क्या बोला गया है। आप जो है अपने ब्रदर के ऑफिस से रिसीव कर रही है कॉल इन हिज एब्सेंस, यानी कि आपका भाई नहीं है, उसके बाद आप जो है उसका कॉल रिसीव कर रही हैं एंड हैव द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद द स्पीकर, और आपने इस तरीके से ये बातचीत करी है स्पीकर के साथ। अब आपको क्या करना है, राइट अ मैसेज, मैसेज लिखना है हमें फॉर योर ब्रदर एज यू हैव टू गो फॉर योर स्पोर्ट्स क्लास, यानी कि आपको स्पोर्ट्स क्लास के लिए जाना है तो उसके लिए एक मैसेज छोड़ते जाइए। तो आप क्या बहुत मुश्किल नहीं है ये लिखना, है ना, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, तो पहले हम ये पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें। मिसेस शर्मा, यानी कि उधर से जो कॉल आ रहा है वो, उसमें कौन बोल रहा है, मिसेस शर्मा, हेलो इज दिस नंबर, तो ये बोल रही है कि क्या इस नंबर से बात हो रही है। उसके बाद योरसेल्फ, यानी कि आप जो है शालीन क्या बोल रही है, यस मे आई नो हु इज कॉलिंग, यानी हाँ क्या मैं जान सकती हूँ कौन बात कर रहा है। तो मिसेस शर्मा क्या कहती है, आई एम मिसेस शर्मा, कैन आई टॉक टू मिस्टर सौरभ, मैं मिसेस शर्मा हूँ और क्या मैं मिस्टर सौरभ से बात कर सकती हूँ। तो ये जो सौरभ नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपका। उसके बाद योरसेल्फ आप क्या कहते हैं, आई एम अफ्रेड ही इज नॉट एट होम, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हिम, कि मैं क्या आप मुझे बता सकती हैं क्या मैसेज है आपके लिए, उनके लिए, वो यहाँ पर घर पर नहीं है। तो मिसेस शर्मा क्या कहती है, अब ये जो लाइन है इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही हम यूज करने वाले हैं मैसेज में। यस प्लीज टेल हिम कि उनकी जो मीटिंग है फिक्स हुई थी जो टुमारो के लिए, यानी कि कल के लिए 29 अगस्त के लिए, वो कैंसिल हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपने बोला कि ठीक है मैडम, मैं उसे बता दूंगी जब वो घर आएगा। अब देखिए इसका आंसर कैसे करना है, मैं इसका आंसर आपको दिखा देती हूँ जी। तो इसका आंसर जो होगा वो इस तरीके से आपका होगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप, मैसेज आपको आंसर थर्ड का लिखना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैसेज लिखना है आपको आंसर थर्ड के लिए। यहाँ पर आपका साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो आप एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स इस तरीके से, फिर उसके बाद मैसेज लिखेंगे आप 28 अगस्त, हमें वहां पर क्या बोला था 29 अगस्त, यानी कल की मीटिंग आपकी कैंसिल हुई है तो इसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पर 28 अगस्त। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है पेपर में, उसके बाद आप टाइम लिखेंगे, यानी कि पहले डेट आएगी फिर टाइम आएगा, और डियर सौरभ एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डियर सौरभ, सौरभ हमने क्यों लिखा क्योंकि इसके भाई का नाम बोला गया था। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे योर कॉलीग मिसेस शर्मा कॉल्ड इन योर एब्सेंस, यानी कि आपकी जो कॉलीग है मिसेस शर्मा, उसने, हमने नाम लिख दिया, उसने आपकी एब्सेंस में जो है आपको कॉल की थी और उन्होंने कहा है कि जो मीटिंग शेड्यूल्ड या फिक्स हुई है टुमारो, यानी कि कल के लिए जो मीटिंग फिक्स हुई थी, जिसको हमने डेट भी बता दी 29 अगस्त 2022 के लिए, हैज बीन कैंसल्ड। जो हमने ये लाइन उठाई है, हमने ये सेम वहीं से लाइन उठाई है, ठीक है। और फिर अपना नाम आप लिख देंगे शालीन, स्पेस आपको देख लीजिए, इस तरीके से आपको छोड़ना है। तो ये पूरा है आपका मैसेज का एक तरीके से कह सकते हैं फॉर्मेट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका ये रहा, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, और मैसेज राइटिंग आई होप आपको समझ आ गया हो, वो 4 नंबर का था, अब ये 7 नंबर का आपका लेटर राइटिंग के लिए है। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि यू आर पूर्वा, आप पूर्वा है, यू हैव अंडरटेकन अ जर्नी फ्रॉम योर होम टाउन न्यू दिल्ली टू बेंगलुरु, यानी कि आपने एक जर्नी अपनी ली है कोविड टाइम्स के दौरान दिल्ली से बेंगलुरु के लिए। तो आप जो है लेटर लिखना है आपको 100 वर्ड्स में अपने पापा को बताते हुए कि आप सेफ और कंफर्टेबल जर्नी में हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इस तरीके से, आंसर फोर्थ। सबसे पहले आप जो है एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे अगर आपका एड्रेस दिया होता तो आपको वो एड्रेस लिखना होता, अगर एड्रेस नहीं दिया है तो आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। और ये मैं बता दूं इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर है। और इनफॉर्मल लेटर में आपका एड्रेस आता है, आपका एड्रेस जो आप जो है भेज रहे हैं। और फॉर्मल लेटर में पहले आपका एड्रेस आएगा, फिर आप जो है जिसके पास भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, फिर आपकी ये सारी सीट सेव रहेगी। उसके बाद आपको स्पेस छोड़ना है, फिर आप लिखेंगे 20 अक्टूबर 2022, यानी कि अपनी डेट, ठीक है। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद माय डियर पापा या फादर
पापा या फादर में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड चीयर। यानी कि आपने सेम सब कुछ यही ऐसे ही लिखना है। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आपका आता है, आपको इसमें क्या क्या लिखना है कि मैं सभी प्रिकॉशंस ले रही हूँ कोविड-19 के लिए। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना बॉडी के अंदर, आप वो लिख सकते हैं। ये बॉडी होती है, इसके अंदर तो जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सभी चीजें आप लिख सकते हैं, और ये सारी चीजें होंगी इसमें। और इसमें आप ये भी बता दीजिएगा कि मैंने फ्लाइट जो है वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इससे मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा। ये मेरी सोलो जर्नी है, और मैं जानती हूँ आपने मुझे अकेले कभी कहीं नहीं भेजा, लेकिन मैं सेफली और कंफर्टेबली रीच हो जाऊंगी, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगी, और मैं जल्दी ही सक्सेस लेकर आपके पास वापस आऊंगी। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे आप, जो ये बॉडी है उसको बनाते समय आप ध्यान रखिएगा कि आपने पैरा में लिखना है, यानी कि पैराग्राफ यूज करनी है, और एक एक लाइन छोड़ देनी है पैराग्राफ से, ताकि जो आपका लेटर है वो प्रेजेंटेबल लगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे प्लीज कन्वे माई रिस्पेक्ट टू मदर, यानी कि मम्मी को मेरा जो है रिस्पेक्ट देना, और मेरे भाई वरुण को प्यार देना। ऑल्सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ इन माई एब्सेंस, यानी मैं नहीं हूँ तो अपनी देखभाल भी आप अच्छे से करना। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे योर डॉटर, नाम हमें दिया हुआ था पूर्वा। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। तो अब देख लेते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो इसमें क्या बोला गया है, आई होप फोर्थ क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गया होगा। यू आर कुमुद, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कि आप कुमुद हैं, आप एक रिपोर्टर हैं रूट फाउंडेशन प्रेस के। तो आपने जो है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स के यूज को बैन कर रखा है, लेकिन लोग जो हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग का यूज फिर भी कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या बताना है कि कैसे इग्नोर किया जा रहा है उस चीज को, और कैसे ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो एनवायरमेंट को हानि पहुंचाते हैं। तो ये आपका 7 नंबर का है। तो इसमें सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। एक तरह से मैं आपको जो है फॉर्मेट दिखा रही हूँ, आपको किस तरीके से ये करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं हमारे आंसर को कि कैसे आंसर आपको करना है। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर फिफ्थ, सबसे टॉप पे आप लिखेंगे रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट आपकी कोई भी आए तो इस तरीके से आपको लिखना है। रिपोर्ट के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक अच्छा सा आपको जो है टाइटल चूज कर लेना है, या फिर एक इंट्रोडक्शन जो रहता है वो चूज कर लेना है। तो प्लास्टिक बैग बैन बीइंग इग्नोर्ड, यानी कि जो प्लास्टिक बैन है वो इग्नोर कैसे किया जा रहा है, तो ये सब मैंने यहाँ पे एक तरह से हाईलाइट करके लिख दिया। उसके बाद आप जो है डेट लिखते हैं और प्लेस लिखते हैं, यानी कि रिपोर्ट का फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले ऊपर रिपोर्ट लिखा जाएगा, उसके बाद जो है एक अच्छा सा आपने हेडिंग लिख देना है। हेडिंग के बाद आपकी जो है डेट आएगी, उसके बाद आपका प्लेस यानी कहाँ से आप लिख रहे हैं, फिर ये सारी आपकी बॉडी अंदर के जो है वो आ जाएगी, इसको बॉडी बोलते हैं। अब मैंने इसमें क्या क्या लिख दिया, प्लास्टिक बैग्स इजीली अवेलेबल होते हैं, हर जगह वाइडली यूज्ड भी होते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको एक तरह से फॉर्मेट दिखा रही हूँ, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ फॉर्मेट आपका सेम यही रहेगा। ठीक है, और इसमें मैंने सारी चीज लिख दी है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग बाग इसको यूज कर रहे हैं, और इसको यूज करने के क्या क्या रीजन है, लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ये यहाँ तक मैंने लिख दिया इसमें। फिर उसके बाद ये डैमेज क्या क्या पहुंचाता है एनवायरमेंट को, ये सारी चीज आपने लिख दी। ठीक है, ये सब लिख दिया आपने बॉडी के अंदर का सब कुछ। उसके बाद बाय कुमुद, यानी कि जो नाम हमें दिया था वो आपको लास्ट में लिखना है। रूट्स फाउंडेशन प्रेस, ये आपको लिख देना है, क्योंकि हमें बताया गया था कि आप इसके रिपोर्टर हैं। या फिर आप यहाँ पर इसकी जगह लिख सकते हैं रिपोर्टेड बाय कुमुद। ठीक है, रिपोर्टेड बाय कुमुद लास्ट में, लेकिन एक लाइन जरूर छोड़िएगा, इस तरीके से ये लाइन छोड़नी है, और यहाँ पर भी आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। ठीक है, आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन भी समझ आ गया हो। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। तो इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपको 3 टॉपिक दिए हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक चूज करना है, और ये 7 नंबर का है, और उस पे आपने व्यूज लिखने हैं, आपको खाली आपको व्यूज लिखने हैं। तो मैंने इसमें थर्ड टॉपिक चूज किया है। टॉपिक्स देख लो एक बार। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलाइंस। ठीक है, गॉडलीनेस यानी कि क्लीननेस अगर हम रखते हैं तो भगवान का पहरा एक तरह से रहेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19, यानी कोविड-19 के दौरान टेक्नोलॉजी का कितना योगदान रहा है शिक्षा में वो।
उसके अलावा थर्ड है आपका बुक्स दैट मेड अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन यू, यानी कि वो बुक जिन्होंने आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक ग्रेट अपनी छवि छोड़ी है। तो आंसर एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको किस तरीके से अपने व्यूज जो है लिखने वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। चलिए, तो आपका जो आंसर होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आंसर 6 सी पार्ट। ठीक है, तो बुक दैट मेड ग्रेट इंप्रेशन ऑन मी, वहां पर यू बोला गया था लेकिन आप लिखेंगे मी, ठीक है, क्योंकि आप आंसर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है इसको लिखेंगे हमेशा ब्लैक पेन से हेडिंग को, उसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ के आपको सारी चीजें लिख देनी है कि सभी बुक्स में से रामायण जो बुक है वो मुझे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद भी कर सकते हैं इसको, बट मैं याद करने से आपको ज्यादा बेटर है कि आप समझे कि इसको हमने किस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, दिस इज माय फेवरेट बुक, द बुक हैव मेनी चार्म्स एट इट्स ओन। ये जो है ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये बुक मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें भगवान राम की स्टोरी बताई गई है, कैसे भगवान राम ने जो है एक आइडियल है वो सभी के, कैसे उन्होंने हमें सिखाया है कि पेरेंट्स से कैसे बिहेव करे, बर्ताव करे, ब्रदर सिस्टर से कैसे करे, फ्रेंड से कैसे करे, एनिमीज से कैसे बर्ताव करे, टीचर्स, हमारे जो लर्न पर्सन होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, हस्बैंड से वाइफ कैसे बर्ताव करे और वाइफ से हस्बैंड कैसे बर्ताव करते हैं, सन और जो लो कास्ट पीपल होते हैं उनसे कैसे बर्ताव किया जाए। ठीक है, तो रामायण के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इस तरीके से आपको फॉर्मेट में ये लिखना पड़ेगा। और ये इसमें जो होगा ये होंगे पैरा में, आपको सिर्फ अपना व्यू लिखना है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप लिखेंगे, ये आपको लिखना है पैराग्राफ में। ठीक है, आई होप आंसर 6 भी आपको क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक्चुअली अगला क्वेश्चन और अगला सेक्शन भी हम कह सकते हैं। अगला सेक्शन है आपका सेक्शन सी, यानी कि ग्रामर सेक्शन। ठीक है, तो ये होगा पूरा आपका टोटल 30 मार्क्स का, सबसे ज्यादा मार्क्स का सेक्शन है ये ग्रामर सेक्शन। 7th क्वेश्चन इसमें हमेशा आता है कन्वर्सेशन कंप्लीट करने का, 3 नंबर का। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, आपको एक कन्वर्सेशन दी गई है, यानी कि एक बातचीत दी गई है, उसको आपको पूरा करना है। तो फादर बोलता है व्हाट इज द रीजन फॉर योर पुअर स्कोर इन ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी कि क्या कारण है कि आपके सभी सब्जेक्ट्स में इतने कम मार्क्स आए हैं। तो सन क्या बोलेगा, वेल आई डैश विद द इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, क्या लिख सकते हैं इसमें कि मैं इंटर स्कूल टूर्नामेंट क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा बिजी था, आई वॉज बिजी विद द इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। तो आप जो है एक तरह से लाइन का सेंस बनाएंगे कि क्या सेंस बनेगा, और फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है आंसर लिखेंगे। उसके बाद फादर बोलता है दैट्स नो एक्सक्यूज यू डैश नेग्लेक्टेड योर स्टडीज, तो आपने अपनी स्टडीज को नेग्लेक्ट किया है, इसका मतलब उसको जो है इग्नोर किया है। तो यू हैव, ठीक है, यू हैव हमेशा यू के साथ हैव लगता है। उसके बाद नीचे सन, आई प्रॉमिस दैट आई डैश माई स्टडीज इन फ्यूचर, आई विल नेवर निग्लेक्ट माई स्टडीज इन फ्यूचर। ठीक है, मैं कभी भी अपनी स्टडीज को निग्लेक्ट नहीं करूंगा। तो ये आपने ये चीज लिखनी है। यहाँ पे पहले हमें बता दिया कि पास्ट टेंस में, उसके बाद पास्ट से प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, तीनों टेंसेस का यूज करके हमें आंसर करना है इसका। उसके बाद 8th क्वेश्चन है आपका ज्वाइन करने का आता है, ये ग्रुप ऑफ सिंपल सेंटेंस दी हुई है, उनको ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से पहले तो हमें ये दिया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड ये जो 8th क्वेश्चन है ये आपका 3 नंबर का है। ठीक है, तो आप इसको आंसर कैसे करेंगे, अच्छा तो पहले आप जो है इसको आंसर लिखेंगे, आंसर 8 अपनी शीट पर, उसके बाद फर्स्ट का ये आंसर होगा, सेकंड का ये होगा, इस तरीके से आपको लिखना है, सीधा क्वेश्चन वगैरह उतारने की जरूरत नहीं होती है। तो आंसर देख लेते हैं एक बार, ही वेंट टू द फील्ड ही सॉ अ स्नेक, तो यहाँ पर दिए हुए हैं वेयर, बिकॉज, बट, व्हेन, व्हिच। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ही वेंट टू द फील्ड, वो फील्ड पर गया, और आएगा इसमें ही सॉ अ स्नेक, उसने सांप देखा, जब वो फील्ड पर गया उसने सांप देखा, ऐसा बन सकता है ना। तो जब के लिए क्या होता है व्हेन, तो व्हेन ही वेंट टू द फील्ड ही सॉ अ स्नेक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका आई शैल गो टू द बाजार, आई वांट टू बाय फ्लावर। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे बाजार जाना चाहिए, मुझे आटा खरीदना है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, I shall go to the bazaar because I want to buy flour, क्योंकि मुझे आटा खरीदना है।
उसके बाद बलदेव रीच द प्लेग्राउंड, द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। बलदेव जो है प्लेग्राउंड पर पहुंचा, द मैच, और मैच जो है वो स्टार्ट पहले से हो चुका था। तो आंसर क्या होगा इसका, बलदेव, जब बलदेव प्लेग्राउंड पर पहुंचा तो मैच पहले से स्टार्ट हो चुका था। तो जब में क्या आएगा, when बलदेव reached the playground but the match, but आएगा इसमें बीच में, ठीक है, यहाँ पर but आएगा, but the match had already started। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। उसके बाद आपका 9th क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपका कन्वर्सेशन दिया हुआ है, 6 नंबर में क्वेश्चन है, कन्वर्सेशन दिया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, और इसको फिर आपको इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। कमल कहता है राणा कहाँ जा रहे हो, राणा कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, कमल कह रहा है तुम लेट हो, स्कूल जो है वो 8 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, ओपन हो जाता है। राणा कहता है मैंने अपनी स्कूल बस मिस कर दी, और कमल कह रहा है कैन आई ड्रॉप यू एट योर स्कूल, क्या मैं तुम्हें अपने तुम्हारे स्कूल तक छोड़ सकता हूँ। तो देखिए आंसर कैसे करेंगे, कमल आज राणा, कि कमल ने राणा से क्या पूछा कि कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर इज ही गोइंग। हम जो है किसी और को अगर ये बात बता रहे हैं तो हम उसके लिए यूज करेंगे वेयर इज ही गोइंग। उसके बाद राणा रिप्लाई क्या करता है कि ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर गोइंग टू स्कूल तो वही रहेगा, आई एम की जगह आ जाएगा ही इज, ठीक है, क्योंकि हम जो है किसी और से ये बात बता रहे हैं। उसके बाद कमल ने ऑब्जर्व किया कि वो लेट है, कमल ऑब्जर्व दैट ही वॉज लेट, ही वॉज लेट, तो यू आर की जगह ही वॉज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड दैट हर स्कूल बस, दैट हर स्कूल ओपन्स, ओपन्स की जगह आएगा ओपन, ओपन एट 8। उसके बाद राणा सेड, राणा ने क्या कहा, शी डैश हर स्कूल बस, राणा ने कहा कि उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी है। शी मिस्ड, ये तो सेम वही आएगा, ठीक है, शी मिस्ड हर स्कूल बस। उसके बाद कमल उससे क्या पूछ रहा है, इफ ही कैन, if he could drop her at school, क्यों वो उसको अपने स्कूल छोड़ सकता है क्या। तो इस तरीके से आपको आंसर करना पड़ता है इसका। 10th क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 3 नंबर में, ठीक है। कंबाइन करनी है हमें, दो पेयर्स दिए हुए हैं सेंटेंसेस के, उसको हमें सिंगल सेंटेंस बनानी है। तो आंसर देख लीजिए, आई एम वॉचिंग टीवी, आई लाइक दिस सीरियल वेरी मच। मैं टीवी देख रही हूँ, क्यों देख रही हूँ, सिंस आई एज, देखो आप लिखोगे आई एम वॉचिंग टीवी, क्यों, क्योंकि मुझे ये सीरियल पसंद है। एज आई लाइक दिस सीरियल वेरी मच, एज आई लाइक दिस सीरियल, यानी कि आपको जो है इनके बीच में, इनमें से जो ये दिए हुए हैं आपको, इनमें से कोई एक चूज करके वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा, और फिर उन दोनों को ज्वाइन कर देना है। वैसे नेक्स्ट दिया हुआ है, सुरेश ब्रोक द विंडो पेन, ही वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज फादर। Suresh broke the window pane, since, so, before या after। तो after Suresh broke the window pane, he was scolded by his father, ठीक है। The players were very happy, they had won the match। क्यों, क्या लिखा है इसमें कि प्लेयर्स बहुत खुश थे, प्लेयर्स क्यों खुश थे, since they had won the match, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका पैराग्राफ, आपको रीड करना है कि उसके बाद आपको 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, पैराग्राफ रीड करना है और उसके आंसर्स यहाँ से लिखने हैं। टुडे रीटा रिसीव्ड अ गिफ्ट, रीटा ने एक गिफ्ट रिसीव किया है, उसके अंकल ने उसे एक वॉच दी है और वो अपनी मदर को दिखा रही है। आपको कंप्लीट करना है पैराग्राफ, ठीक है। टुडे अ गिफ्ट is received by Geeta, a watch was gifted by her uncle, ठीक है, यहाँ पर भी was ही आएगा। It dash by her to her mother, it was shown by her to her mother, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, पास में करेंगे तो एक साथ पास में ही करना पड़ेगा। अगला है आपका 11th क्वेश्चन, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो फिल करनी है वो 6 नंबर का है। आपको जो है व्हेन आई मेंशन, यानी कि ये जो फर्स्ट वाले है ना, फर्स्ट वाला देखिए, ये इसकी जगह पे इनमें से क्या आएगा, ए बी सी डी, इनमें से क्या आएगा वो आपको यहाँ लिखना होता है। तो व्हेन आई मेंशन टू रामन दैट ही डैश सीन अ लोकल शॉप, तो व्हेन आई मेंशन टू रामन, मैंने जब मेंशन किया रामन को कि उसको ही हैज, वाज, हैड या हैव,
ही हैड सीन या ही हैज सीन, तो आपको इनमें से देखना पड़ेगा ही वॉज सीन, ठीक है, वॉज आ जाएगा यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपको करना है ये। आई होप समझ आ गया हो, आप इसको करेंगे। उसके बाद 12th क्वेश्चन है आपका इसी तरीके से, न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया हुआ है और उनमें से आपको जो है देखना है कि इनमें से क्या आएगा। ये भी आपका 6 नंबर में आता है इसी तरीके का क्वेश्चन। एक प्रॉमिसिंग यंग क्लैरिनेट प्लेयर है डैश अ स्कॉलरशिप टू अ टॉप यूरोपियन म्यूजिक अकेडमी। तो एक प्रॉमिसिंग यंग क्लैरिनेट प्लेयर ने क्या की है, अवार्ड जॉइन टीच, तो जॉइन अ स्कॉलरशिप टू अ टॉप यूनियन, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आ सकता है यहाँ पर, जॉइन अ स्कॉलरशिप टू अ टॉप यूरोपियन म्यूजिक अकेडमी। तो आप इस तरीके से इनके आंसर्स जो हैं वो खुद करने की कोशिश करिएगा, और ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल वाला बात नहीं है। अब बात आ जाती है यहाँ पर सेक्शन डी की, जो कि आपका लिटरेचर 30 मार्क्स में, सेम एज ग्रामर, ग्रामर भी आपका सेम इसी तरीके से था। अब देखिए, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको सेक्शन वाइज अपने जो है आंसर्स करने हैं, तो वैसे ही आप आंसर शीट में लिखेंगे। 13th क्वेश्चन है आपका सेम, तो आपको क्या करना है, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देना है, 3 नंबर में है ये, ठीक है। तो सबसे पहले द एज ऑफ नीमास ग्रैंडफादर वाज इक्वल टू द एज ऑफ, ये विलेज फार्मेसी से लिया गया है, और नीमा के ग्रैंडफादर की एज किसके बराबर थी, द माउंटेन, माउंटेन के बराबर, ट्रीज के बराबर, फादर के बराबर, या फिर बर्ड्स के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रीज के बराबर, ठीक है। उसके बाद केजिया नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी, केजिया को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, किस लिए, किस चीज से नहीं मिली, केजिया वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, द लिटिल गर्ल में, कि वो जो है अपने फादर से, अपने पापा से बहुत डरती थी। तो आंसर देख लेते हैं, टू एंजॉय ईटिंग लंच विद हर फ्रेंड्स, क्या उसने अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं किया लंच करना, ये आंसर नहीं होगा। एंजॉय गेम्स विद हर फ्रेंड्स, नहीं, इसने एंजॉय किया है। टू एंजॉय द कंपनी ऑफ हर पेरेंट्स, यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ होने की जो कंपनी होती है वो उसने एंजॉय नहीं की, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगला है पंडित नेहरू वॉज इम्प्रिजन्ड इन, यह आपका लिया गया है बर्थडे लेटर से, ठीक है। पंडित नेहरू को किस जेल में रखा गया था, तो इसमें आंसर है दिल्ली जेल में, आगरा जेल में, कोलकाता जेल में, या फिर नेरी जेल में। इसका आंसर है ये वाला, हालांकि ये थी नैनी जेल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है लिखने में गलती हो गई है, बट इसका आंसर यही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये क्वेश्चन आ जाता है, कंप्लीट करनी है इसमें स्टेटमेंट, जो कि आपको इन ऑप्शन सेम ऐसे ही जो ऑप्शंस दिए हुए इनमें से चूज करके लिखना है। सेकंड, ये जो आपको 2 नंबर में है, तो ये चैप्टर में से किस चैप्टर में से लिया है, अ प्रेयर फॉर हीलिंग। टू रिन्यू द फॉरेस्ट मीन्स, यानी कि फॉरेस्ट को रिन्यू करने का क्या मतलब है, रिन्यू का मतलब क्या होता है, दोबारा से उनको उगाना या दोबारा से उनको ठीक करना। टू मेक द फॉरेस्ट ग्रो बैक एज इफ न्यू, यानी कि उनको दोबारा से उगाना जैसे पहले नए थे वो। टू मेक द फॉरेस्ट ग्रो एज दे आर, टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स, टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, अब इन दोनों में से क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है कि उनको वैसा ही उगाना जैसे वो नए पहले थे, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, हम दोबारा तो उनको नए जैसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनको हम वैसा कर सकते हैं जैसे वो अभी जो थे नए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें है ओलंपिक्स जो है वो हर साल में कितने साल में होते हैं, 9 गोल्ड मेडल से लिया गया है, 5 साल में, 2 इयर्स में, 4 में, या 3 में। तो आंसर हो जाएगा 4 में, हमेशा 4 साल में ओलंपिक्स होते हैं। उसके अलावा अब ये आपका क्वेश्चन आ जाता है 15th, ये आपका 4 नंबर में है, आपको जो है एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसमें से आपको क्वेश्चन को करना है। ही गेव अ, ये सब आप पढ़ लेंगे, 9 गोल्ड मेडल में से है। अब इसमें बताना है ही कौन है, इसमें ही कौन है, अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आप लिख दे पोएट, पोएट है इसमें ही, ठीक है। और इसके बाद उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, ये तो आपका भाई पोएम में से है, आप पोएम्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। उसके बाद आपका 16 क्वेश्चन सेम आपका जो है 4 नंबर में है, इसमें क्या है, आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट, और इनमें से आपको जो है आंसर करना पड़ता है सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ, सिनोनिम आपको निकालना है स्टेबल या रेगुलर का, तो स्टडी हो जाता है इसका सिनोनिम, ठीक है। स्टडी, सिनोनिम का मतलब है सेम मतलब हो जिसका, एक तो आता है आपका सिनोनिम, ठीक है, और एक आता है आपका एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब जिसका मतलब उल्टा हो, अपोजिट भी बोलते हैं इसको, और सिनोनिम मतलब जिसका सेम मीनिंग हो। चलिए, उसके बाद आपका 17th क्वेश्चन है, 4 नंबर में है, क्या है इसमें, बोला गया है कि पैसेज पढ़ना है और आंसर करने हैं। तो आई वॉज इन हैदराबाद
गिविंग दिस लेक्चर, मैं हैदराबाद में था, ये लेक्चर दे रहा था, जब मेरे पास एक 14 साल की लड़की आई और मुझसे पूछा मेरे ऑटोग्राफ के लिए। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा गोल क्या है जिंदगी में, लाइफ में क्या गोल है? तो उसने रिप्लाई किया कि मैं एक डेवलप्ड इंडिया में रहना चाहती हूँ। माई विजन फॉर इंडिया से है, माई विजन फॉर इंडिया से आपको याद आना जाना चाहिए मिस्टर एपीजे यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है। तो आपको पढ़ते के साथ जहाँ पे भी माई विजन ऑफ इंडिया आए वहां पे समझ आना चाहिए कि अब्दुल कलाम जी के बारे में बात हो रही है। तो आंसर देख लीजिए, हु इज आई इन द पैराग्राफ, आई कौन है, मैं हैदराबाद में था, कौन कह रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं। तो आई इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन द पैराग्राफ। उसके बाद आंसर सेकंड, हाउ ओल्ड वाज द गर्ल, कितने साल की थी वो लड़की, 14 साल की, यहाँ पे बताया गया है 14 इयर्स ओल्ड। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है उसने किस चीज के लिए क्या मांगा, व्हाट डिड शी आस्क फॉर, तो गर्ल आस्क्ड मी फॉर माय ऑटोग्राफ। अगर ये भी आप लिखते हैं तो भी आपका आंसर ठीक है। और उसका रिप्लाई क्या था, शी रिप्लाइड आई वांट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया। इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 18th क्वेश्चन है, ठीक है। 18th क्वेश्चन है 30 से 40 नंबर में देना है आपको। 30 से 40 शब्दों में 4 नंबर का है, यानी कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन और 2 नंबर का ये क्वेश्चन। तो डिस्क्राइब करना है हमें डैमेजेस द पोएट मेंशन इन द पोएम द ट्रुथ। द ट्रुथ में जो डैमेजेस पोएट मेंशन करता है वो क्या है, तो वो हमें डिस्क्राइब करना है। तो आंसर एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आप लिखेंगे। अच्छा जी, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, द पोएम द ट्रुथ इज रिटन बाय, अच्छा ये जो 2 नंबर में है तो ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बैरी वेड ने इसको लिखा है। इस पोएम में क्या कहा गया है कि फिजिकल इंजरी जो कि स्टिक या स्टोन से दी जाती है वो तो हील हो ही जाएगी, मतलब कभी ना कभी तो वो हील हो ही जाती है। वो घाव जो हमें छुरी चाकू से दिए जाए वो तो भर जाती है, लेकिन वो घाव जो कि किसी की जबान से दिए गए, कहते हैं ना कि जबान से दिए घाव कभी नहीं भरते, वो हमेशा एक तलवार की तरह होते हैं। तो ये ट्रुथ इसमें बताया गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पूरा। आप चाहें तो इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। अब हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं, क्या बोलता है इसका बी पार्ट क्वेश्चन। तो इसका जो बी पार्ट है वो कह रहा है कि व्हाट डज द फ्रेज देयर विल बी नो थ्राइस मीन इन द पोएम वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि इस फ्रेज का क्या मतलब है देयर विल बी नो थ्राइस का। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आंसर 18 का बी पार्ट। ये कहता है कि इस वो दिन जहाँ पर सभी लोग सिंसियर नहीं थे, दे फील एट होम एंड कम अगेन, दे डू नॉट रियली इनवाइट अदर पीपल, ठीक है। उसके बाद आंसर हम यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 19 का ए बी और सी पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम उनके तीनों के आंसर देखते हैं। तो देख लीजिए ये जो है आपका 19th क्वेश्चन, ये है आपका 2-2 नंबर में 4 का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, 2-2 मार्क्स दिए हुए हैं, यानी 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क्स इसके लिए, हो गए आपके 4 मार्क्स। इनमें से आपको कोई 2 करने हैं, या तो आप ये कर लीजिए या आप ये कर लीजिए, तीनों नहीं करने हैं आपको, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या बोला गया है, शिवाजी रिटर्न क्यों करते हैं राजगढ़ से एज अ साधु, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, जानकी अय्यर डिफरेंट कैसे हैं दूसरी अपनी एज की वुमेन से, और निक्की अपसेट क्यों थी वालोदिया से। अब मैं तीनों के आंसर आपको एक साथ दिखा देती हूँ, तो आंसर आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये जो आपके आंसर है वो ये रहे, शिवाजी एक ग्रेट कैप्टन थे और ना सिर्फ वो मैग्नेमिटी को चाहते थे बल्कि वो एक अलग से नया किंगडम बनाना चाहते थे, इसलिए वो राजगढ़ एक साधु की तरह डिस्गाइज होके आए। और आंसर नंबर बी है इसका, जानकी अय्यर 70 साल की थी और वो सभी से अलग इसीलिए थी क्योंकि वो लोगों को, वो लड़कियों को पढ़ाती थी, जो कि डोमेस्टिक हेल्पर्स की लड़कियां होती थी उनको पढ़ाती थी। और वो उन्होंने कभी एक फॉर्मल स्कूल जिसने अटेंड नहीं किया उनको वो पढ़ाती थी। उसके बाद सी जो है वो होगा इसका, सी पार्ट का आंसर, निक्की अपसेट क्यों थी वालोदिया की पर्सनालिटी से, क्योंकि निक्की फेल करती थी कि वालोदिया हमेशा उससे सुपीरियर दिखने की कोशिश करता है। निक्की हमेशा अपसेट रहती थी वालोदिया की नीट पर्सनालिटी से, जो कि बिल्कुल एक ऐसा लगता था कि कॉलर्ड शर्ट पहन के आता था हमेशा, और हमेशा वालोदिया ड्रेस ऐसे फील करवा के आता था जैसे शोइंग ऑफ, मतलब वो अपने कॉलर को शो ऑफ कर रहा हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है आंसर। अब हम हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलिए, तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 20 है, ये है आपका 5 नंबर का, ठीक है।
इसमें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो आप या तो ये कर लीजिएगा या ये कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर एक टिप आपको दूंगी, हमेशा उन पार्ट्स को उठाइएगा जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, वो क्वेश्चन लीजिएगा जो आपको अच्छी तरह से आते हो और उन्हीं क्वेश्चन को आप लिखिएगा। आपको कुछ पॉइंट्स याद हैं उसके, उस तरीके से आप मत जाइएगा कि मुझे कुछ पॉइंट्स है तो मैं सारा आंसर लिख दूंगी, कुछ भी बना दूंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अच्छे से आपको आंसर लिखना है, लेकिन वो लिखना है जो आपको आता हो। उसके बाद इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ए पार्ट में पूछा गया है कि नीम के यूज बताने हैं हमें, जो कि विलेज फार्मेसी चैप्टर में हमें बोला गया है, बताया गया है। और दूसरा है कि स्नेक बाइट से हमें क्या लेसन मिलता है। तो इन दोनों के क्वेश्चन मैं आपको साथ में दिखा देती हूँ आंसर्स इनके। चलिए तो आंसर देख लेते हैं एक बार जी। तो आपका जो है आंसर वो हो गया, ये आंसर नंबर 20 का ए पार्ट ये रहा और बी पार्ट ये रहा। आप इनमें से चाहें तो जो है, जो भी पार्ट आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। नीम के यूजेस तो हमें नॉर्मली भी पता होते हैं, तो ये इजी पार्ट है, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे मेडिसिन के तरह यूज होता है सेंचुरी से, और ये बहुत सारे इन्फ्लेमेशन को, हाइपरटेंशन को, अल्सर्स को, बहुत सारी चीजों को जो है नीम ट्री की बहुत सारी मेडिकल क्वालिटीज है, ये सब आप लिख सकते हैं। या फिर आप स्नेक बाइट लेसन से आप लिख सकते हैं कि स्नेक्स जो होते हैं वो सिर्फ वेजिटेशन नहीं खाते, वो प्रीडेटर्स भी हैं, आउटविटिंग भी है और आउट मैन्योरिंग भी है, इसीलिए वो जो है शिकार भी करते हैं और कई बार वो आइकॉनिक क्रिएचर्स भी होते हैं एनिमल किंगडम के। ठीक है, इसके अलावा वो जो है कभी भी अपनी एडवांटेजेस नहीं लेते किसी भी स्ट्रेंथ की। स्नेक्स जो है हमेशा तभी अटैक करते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई डेंजर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो पेपर है वो हो जाता है कंप्लीट, और मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दिखा दिया किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है, कैसे कैसे आपको आंसर्स करने हैं, सारे आंसर मैंने फुल्ली सॉल्व आपको दिखा दिए हैं। तो आपको अगर यही तरीका आप फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर आप जो है सिर्फ ग्रामर और लिटरेचर सेक्शन से भी आप 60 नंबर आसानी से ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें और भी अच्छा करना, मैं तो चाहूंगी कि आप सभी के 100 में से 100 नंबर ही आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज अपनी जो पढ़ाई है उसको आप अच्छी तरह से कीजिए, और इस तरीके से अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। इससे हमारी जो वीडियोस होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।